वेदा अब पंडित वेदांत की वेश में आ चुके थे। शिखा खुल चुकी थी, गले में कंठी की माला, नीचे सफेद धोती और ऊपर केसरी कुर्ता, माथे पर चंदन का टीका लगा वो जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपना बैग खोला और उसमें से गंगा जल की बोतल निकाली। उस गंगा जल को उन्होंने अपने चारों तरफ छिड़का। आंखें बंद कर वो मंत्रों का जप करना शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस ताकत के साथ संपर्क करना चाहते हैं, पर बार बार बीच में बाधाएं आ रही थी। वो ताकत उनसे संपर्क बनाना नहीं चाहती थी। कैसे वो क्या करे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं बाहर वैन में बैठे आर्यन और राजन को उनकी चिंता हो रही थी। राजन, तुझे क्या लगता है, सर इस एंटिटी को कंट्रोल कर पाएंगे? आर्यन ने पूछा। तू पागल है? तू क्या सर को जानता नहीं है? ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जिसे वो कंट्रोल ना कर सके। तुझे भी आए बस 6 महीने हुए हैं। मैं तो सर के साथ पिछले 2 साल से हूं। बहुत रेयर होता है जब वो अकेले किसी एंटिटी को कंट्रोल करने जाते हैं, और जब भी जाते हैं ना, काम खत्म करके आते हैं। राजन ने गर्व से कहा। आर्यन अभी थोड़ा शंका में था। ऐसा नहीं था कि उसे वेदा की काबिलियत पर शक था, पर जैसे वेदा ने कहा था उस हिसाब से ये एंटिटी बहुत पावरफुल थी, और अकेले उसका सामना कर पाना, बस ये सोचकर उसे चिंता हो रही थी। वहीं अंदर वेदा अपने जपों को और तेज कर देते हैं और उस ताकत से संपर्क बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर बार बार संपर्क टूट रहा था। देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और ये बाकी आत्माएं कौन है, और तुम इन्हें मुक्त क्यों नहीं होने दे रही हो। तुम्हारे अंदर के गुस्से को, आक्रोश को मैं अच्छे से महसूस कर पा रहा हूं। मैं तुम्हें और इन्हें मुक्त कराने आया हूं। मुझे बताओ, तुम कहां हो? तुम ये सब क्यों कर रही हो? वेदांत इतना बोलकर शांत हो गए और आसपास में हो रही हलचलों को देखने लगे, पर कुछ भी हो नहीं रहा था। निराशा उनके चेहरे पर झलक रही थी। लगता है यह ताकत मुक्त नहीं होना चाहती। इसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा। वो ये सब सोचते हुए हॉल के बीचों बीच में देख रहे थे, जहां से काले रंग का धुआं उठ रहा था। जो भी है वो इसी हॉल में है, पर आखिर कहां और कैसे पता चलाऊं मैं उसका? वेदांत गहरी सोच में डूब गए। इतनी देर में उन्होंने सोचा कि इस घर में मौजूद बाकी आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करता हूं, शायद वो कुछ बता सके। अब वेदांत ने मंत्रों का जप दोबारा से शुरू किया और उनका एक आत्मा से संपर्क बना। यह संपर्क उस छोटी बच्ची के साथ बना था। कुछ देर आंखें बंद करे वो बैठे रहे और अपने सवाल उससे पूछते रहे। इन सवाल जवाब से उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चला, पर हां, इतना जरूर पता चल गया था कि इस परिवार के किसी सदस्य ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से यह ताकत गुस्सा है और रोज इन आत्माओं को प्रताड़ित करती है, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो अब हताश हो चुके थे और उठने ही वाले थे कि तभी उन्हें सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा और आसपास से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे आसपास का नजारा बिल्कुल बदल सा गया। उनका संपर्क उस ताकत से हो गया था और अब वेदांत वो देखेंगे जो वो ताकत उन्हें दिखाएगी। तेज बारिश हो रही थी। आलिशान सोफे पर बैठे इस हवेली के पुराने मालिक ठाकुर दीनानाथ का बड़ा बेटा ठाकुर रंजन सिंह ड्रिंक कर रहा था। आज पूरे घर में उसके साथ बस उनका नौकर भीखू था,
जो रंजन के लिए ड्रिंक्स बना रहा था। घर के बाकी सदस्य ठाकुर दीनानाथ, उनकी पत्नी निर्मला, छोटा बेटा सोम और छोटी बेटी राधा अपने किसी रिश्तेदार के घर में शादी में गए हुए थे। ठाकुर रंजन सिंह एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। वो अपने बाप के पैसे पर ऐश करता था और इस वक्त भी वो आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। भीखू ने दरवाजा खोला तो सामने सरला की बेटी नीलम खड़ी थी। रोती बिलखती वो सीधा अंदर आई और रंजन सिंह से मदद मांगने लगी। सरला उनके घर में ही काम करती थी और नीलम उसकी बड़ी बेटी थी। सरला की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी, जिसकी वजह से वो छुट्टी पे थी और आज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और उसे अस्पताल लेकर जाना था। और इसीलिए नीलम ठाकुर जी से पैसों की मदद मांगने आई थी। नीलम बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी। रंजन उसे देख रहा था। नीलम की उम्र यही 24 साल के करीब थी और वो देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देखकर रंजन की नीयत बिगड़ने लगी। उसने भीखू से दरवाजा बंद करने को कहा। रंजन की बिगड़ती नीयत को भीखू ने भांप लिया, पर वो कुछ बोल ना सका क्योंकि वो बस एक नौकर था और रंजन सिंह के सामने बोलना मतलब मौत को न्योता देना। भीखू दरवाजा बंद करके वहां से चुपचाप चला गया। रंजन सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू करी। नीलम की चीखें पूरे हवेली में गूंज रही थी, पर उसकी मदद करने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। भीखू अपने कमरे का दरवाजा बंद कर बस आंखों में आंसू लिए उन दर्द भरी चीखों को सुन रहा था। कुछ देर तक ये चीखें पूरी हवेली में गूंजती रही। फिर सब कुछ शांत हो गया। बारिश भी थम गई। किसी ने भीखू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। भीखू ने दरवाजा खोला तो सामने रंजन सिंह खड़ा था। उसने इशारा किया। भीखू ने उस दिशा की ओर देखा तो जमीन पर अपने बदन को ढकती नीलम रोए जा रही थी। भीखू, इस बारे में बाबूजी को पता नहीं चलना चाहिए। और सुनो, इस लड़की को भी समझा देना, किसी को कुछ भी बताए नहीं। इतना बोल रंजन अपने कमरे में चला गया। भीखू नीलम की ओर देखने लगा। ये वही नीलम थी जो भीखू को काका कहा करती थी। भीखू की आंखें भी नम हो गई। वो उसे समझाने के लिए उसके पास गया। वो उसे समझाने लगा कि तुम यहां से चली जाओ और किसी को भी इस बारे में कुछ मत बताना। जिस पर नीलम को भरोसा नहीं हुआ। उस आदमी को जिसे वो काका कहती थी वो उसे चुप रहने को कह रहा था। उसकी मदद करने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। नीलम ने ठान लिया था कि वो कहीं पर भी नहीं जाएगी और ठाकुर साहब से उसके साथ हुए इस अन्याय के बारे में बताएगी। वो गई नहीं। अगली सुबह ठाकुर दीनानाथ अपने परिवार के साथ घर आए तो वो नीलम को इस हालत में देखकर हैरान हो गए। नीलम ने रोते रोते अपने साथ हुए इस दुष्कर्म के बारे में बताया। ठाकुर साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रंजन को बुलाया और उसे थप्पड़ मारा। इसके बाद वो सब सोचने लगे कि अब क्या करें। अगर बाहर ये बात गई तो उनके खानदान की बहुत बदनामी होगी। उन्होंने घर की औरतों को और बच्चों को अपने अपने कमरों में भेज दिया और भीखू से नीलम को जान से मारने को कहा। यह सुनकर भीखू भी हैरान हो गया। ठाकुर साहब ऐसा करेंगे वो कभी सोच भी नहीं सकता था। उसने उन्हें मना किया तो ठाकुर दीनानाथ ने उस पर चिल्लाते हुए उसे ये सब करने को कहा। ठाकुर साहब का गुस्सा देखकर भीखू भी डर गया। उसने बिना सोचे नीलम के चुनने से ही उसका गला घोटना शुरू किया। वो चिल्लाने लगी तो ठाकुर साहब ने उसके मुंह में अपना रुमाल ठूस दिया। कुछ देर में नीलम की सांसें शांत हो गई।
वही उनके घर के पीछे एक कुआं था जिसमें उन्होंने उसकी लाश को फेंका। कुएं को बंद करवा दिया और उसके ऊपर एक और कमरा बनवा दिया जो अब उस घर का हॉल था। जब गांव में बात फैलने लगी कि नीलम कहाँ गई तो उन्होंने कह दिया कि वो अपने किसी यार के साथ भाग गई होगी। पहले से बीमार सरला अपनी बेटी की यह खबर सुनकर सदमे में आ गई और उसकी मौत हो गई। ठाकुर दीनानाथ के परिवार को लगा कि अब उन्होंने बड़े आराम से इस राज को दफन कर दिया, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह दफन राज उनके परिवार पर एक काल की तरह मंडराएगा और जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी उन्हें मुक्त नहीं होने देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रातों रात घर के सभी सदस्यों की रहस्यमय तरह से मौत हो गई और उन्हें मारने के बाद भी नीलम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने भीखू को भी मार दिया और मरने के बाद उनकी आत्माएं उस घर में भटकने लगी, जिसे रोज रात को नीलम प्रताड़ित करती, उन पर अपना गुस्सा निकालती। पर उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था और दिन ब दिन उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही थी। पर उसका यह गुस्सा बस उन घर वालों के लिए था और शायद इसी वजह से नीलम घर के नए मालिकों को कुछ कहती नहीं थी। वेदांत अब सब कुछ समझ चुके थे। उन्हें इस घर की पूरी कहानी के बारे में पता लग चुका था। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो हॉल के बीचों बीच से निकलता धुआं और भी ज्यादा काला हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो और भी गुस्से में आ चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका गुस्सा कभी शांत ही नहीं होगा और ना तो ये खुद मुक्त होगी ना इन्हें होने देगी। किसी ना किसी तरह मुझे इसे मुक्त कराना ही होगा। वेदांत ने अभी सोचा ही था कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। मुझे नहीं होना मुक्त। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं ना तो मुक्त होऊंगी और ना किसी को होने दूंगी। मैं यहीं पर रहूंगी और अगर कोई मेरे बदले के बीच में आया तो मैं उसे भी मार दूंगी। यह आवाज नीलम की थी, जिसमें से काफी आक्रोश झलक रहा था। मैं जानता हूं जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर तुमने उसे मार दिया है और उसी के साथ इन बच्चों को भी। मुझे एक बात बताओ, इन बच्चों का क्या कसूर था? देखो नीलम, अब बहुत हो गया। तुमने अपना बदला ले लिया है और तुम चिंता मत करो। रंजन को उसके कर्मों की सजा मिलेगी, वो भी गरुड़ पुराण के हिसाब से। मेरी बात मानो, बस करो। वेदांत उसे समझाने लगे। कितनी देर में वो काले रंग का धुआं बड़े बड़े हाथों में बदल गया और वो सीधा वेदांत की ओर बढ़ने लगा। पर वो वेदांत को छू नहीं पा रहा था क्योंकि वो पहले से ही एक घेरे के अंदर बैठे हुए थे, जिसके अंदर उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। नीलम, तुम्हारे मुक्त होने का वक्त आ चुका है और मैं बस तुम्हारी ही मदद करने आया हूं। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? वेदांत उसे समझा रहे थे, पर नीलम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब वेदांत के समझाने के बाद भी वो शांत नहीं हुई तो उन्होंने सोच लिया था कि अब वो जबरदस्ती ही सही पर नीलम को मुक्त कराएंगे और नीलम के साथ साथ इन आत्माओं को भी।